तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष जी। ठीक है, इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से किसने किसने पार्टिसिपेट किया था? छत्तीसगढ़ से भाग, तो छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, शर्मा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के नेता यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल शर्मा। और इनके साथ दो अन्य नेता भी थे, नारायण राव मेघावले, ठीक है, और शिवराम मुंजे। ठीक है, तो इस सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष जी ने। और इसमें छत्तीसगढ़ से 3 नेता जो है पार्टिसिपेट किए, सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, ठीक है, और नारायण राव मेघावले और शिवराम मुंजे। अब यहाँ पर आप भली भांति जानते हैं सूरत अधिवेशन में होता क्या है। तो कांग्रेस जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, नरम दल और गरम दल इंडिया में। ठीक है, जो नेशनल जो पार्टी थी कांग्रेस की, वो नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। क्यों हुआ था? इसका कई कारण थे। पहला कारण था अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर के, जहां उग्रवादी जो नेता थे वे चाहते थे कि अधिवेशन की अध्यक्षता, ये जो होने वाली है सूरत अधिवेशन की, इसकी अध्यक्षता या तो तिलक जी करें या तो लाला लाजपत राय जी करें। ठीक है, वही उदारवादी चाहते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी करें। पहला कारण ये था मतभेद होने का। दूसरा कारण था स्वदेशी आंदोलन को लेकर के, जहां उदारवादी नेता या जो नरम दल के जो नेता थे, नरम दल के जो नेता थे वो ये चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल तक ही सीमित रहे। वही उग्रवादी नेता ये चाहते थे, या जो गरम दल के नेता है वे चाहते थे कि पूरे भारत भर में हम स्वदेशी आंदोलन का प्रसार करें। एक ये कारण था। एक कारण था अध्यक्षता हो गया स्थान को लेकर के, अधिवेशन का स्थान, जहां उदारवादी नेता ये चाहते थे कि अधिवेशन जो है वो सूरत में हो, लेकिन जो उग्रवादी है, दैट मीन्स जो गरम दल के नेता है, वे चाहते थे कि अधिवेशन कहाँ हो? नागपुर में। तो इन सब मामलों में जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, ये इंडियन की बात हो गई। अब इस अधिवेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे? सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले और शिवराम मुंजे। ठीक है, तो इस अधिवेशन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा? ये तो हमने इंडियन की बात कर ली। ठीक है, अब ये अधिवेशन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको मेंस में पूछा जा सकता है। सूरत अधिवेशन का छत्तीसगढ़ पर प्रभाव, चलिए मेंस में आ गया आपका, मान लीजिए, तो आप कैसे इस आंसर को डील करेंगे? तो पहला प्रभाव तो ये पड़ा था स्वदेशी, छत्तीसगढ़ में स्वदेशी दुकानें खोली गई थी। दूसरा प्रभाव ये रहा था कि खादी प्रचार का कार्य हुआ था, खादी प्रचार। और तीसरा ये था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से डील करते हैं। स्वदेशी दुकानें, ये मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में 3 स्वदेशी दुकानें खोली गई थी इस समय। ठीक है, पहली दुकान खोली गई थी महासमुंद में, महासमुंद, ठीक है, धमतरी और राजिम, इन 3 स्थान पर स्वदेशी दुकानें खोली गई थी। महासमुंद में किसने? हरप्रसाद सोनी जी। ठीक है,
धमतरी में यादव राव और राजीव में ठाकुर पूरन सिंह ने स्वदेशी दुकानें खोली थी। खादी प्रचार का जो कार्य है वो कहाँ हुआ था? राजनांद गांव में हुआ था, ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है क्या? और इनके सहयोगी थे शिवलाल एवं शंकर लाल। ठीक है, अच्छा ये खादी प्रचार हो गया। अब देखते हैं ये दोनों टॉपिक हमने कल के वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा उसका भी यही आंसर आप लिखेंगे। स्वदेशी आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा तब भी आप ये पॉइंट लिखेंगे, और सुगत अधिवेशन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा तब भी आप इन दोनों आंसर को लिख सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कैसे विभाजन हुआ, तो देखिए 29 मार्च 1907 को रायपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन होता है, प्रांतीय अधिवेशन। ठीक है, तीसरा अधिवेशन होता है प्रांतीय अधिवेशन। मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के 4 प्रकार के अधिवेशन होते थे, केंद्रीय लेवल में वार्षिक अधिवेशन, फिर प्रांतीय अधिवेशन, ठीक है, वार्षिक अधिवेशन, प्रांतीय अधिवेशन, और जिला में भी और तहसील में भी जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। तो ये तीसरा प्रांतीय अधिवेशन था कांग्रेस का। ठीक है, 29 मार्च 1907 को कहा? रायपुर के टाउन हॉल। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी केलकर, और स्वागताध्यक्ष हरि सिंह गौर। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा क्या कारण हुआ जिसे छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी है वो नरम दल और गरम दल में उनका विभाजन हो गया। ठीक है, तो आपको एक नाम याद रखना है, खापरडे, दादा साहब खापरडे। अच्छा, दादा साहब खापरडे का मानना था कि ये जो अधिवेशन है प्रांतीय अधिवेशन, इसकी जो शुरुआत है वो हम वंदे मातरम से करते हैं। किनका विचार था? दादा साहब खापरडे का। लेकिन उस समय वंदे मातरम कहना या गाना उस समय कानूनी अपराध था, उसमें सजा हो सकती थी। ठीक है, तो इसलिए दादा साहब खापरडे के इस विचार से असहमति व्यक्त की किसने? तो हरि सिंह गौर और मुंजे, शिवराम मुंजे जी ने इनके इस विचार को असहमति प्रकट की थी। इससे इन दोनों विचारधाराओं में मतभेद उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे ये मतभेद जो है वो और गहरा होता चला गया। ठीक है, फिर दादा साहब खापरडे जो है वो तात्यापारा अधिवेशन को छोड़ के चले गए और तात्यापारा हनुमान मंदिर में जाकर के सभा को संबोधित किया। एक सभा बैठी हुई थी, सभा या बुलाए या बैठी हुई थी, उस सभा को संबोधित किया और वहां पर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। ठीक है, बाद में क्या होता है कि रविशंकर शुक्ल जी जो है, कौन? रविशंकर शुक्ल सभी नेताओं को समझाते हैं कि चलिए हम वंदे मातरम से ही इस अधिवेशन की शुरुआत करते हैं। सभी मान भी जाते हैं, लेकिन दादा साहब खापरडे वापस जो है अधिवेशन में नहीं जाते हैं। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में कैसे जो कांग्रेस पार्टी है वो 2 भागों में बंट गई। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि नरम दल और गरम दल में कौन कौन शामिल थे? तो अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में नरम दल और गरम दल में कैसे कौन कौन नेता शामिल थे।
ठीक है, दो भाग बनाते हैं इसमें। यहां लिखते हैं नरम दल, छत्तीसगढ़ के नरम दल और गरम दल। ठीक है, इसके नरम दल के नेताओं को याद करने के लिए पर्सनल ट्रिक था मेरे पास, डॉक्टर HKM2। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो है वो ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो नेताओं के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी विचारधाराओं से ही हमको पता चल जाता है कि वे नरम दल से संबंधित है कि गरम दल से। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से नेता जो नरम दल से थे, इनमें से कौन कौन से नेता जो है वो गरम दल से थे, ऐसा प्री में पूछा जाता है। या आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है कि कोई 5 नरम दल के नेताओं के नाम लिखिए, कोई 6 जो है वो गरम दल के नेताओं के नाम लिखिए, ऐसे करके। ठीक है, तो मैं नाम गिनवाता हूं, और डी से देवेंद्र, देवेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद चौधरी, ये थे नरम दल की। आर से राय बहादुर, राय बहादुर। एच से हरि सिंह, हरि सिंह गौर, जो इस अधिवेशन के क्या थे, स्वागताध्यक्ष थे। केलकर, जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, मधोलकर, मधोलकर एवं मुंजे, शिवराम मुंजे। ठीक है, CM ठक्कर, CM ठक्कर एवं सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, तो ये नेता रहे जो नरम दल से जो है वो संबंधित थे। ठीक है, देवेंद्र प्रसाद चौधरी, राय बहादुर, हरि सिंह गौर, केलकर, मधोलकर मुंजे, CM ठक्कर और सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, अब गरम दल से कौन कौन थे, रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल। ठीक है क्या, दादा साहब खापर्डे, हनुमान सिंह, हनुमान सिंह। अगला नाम था लक्ष्मण राव उदगीकर, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, वामन राव लाखे, और एक नाम याद रखिएगा, ई रघुवेंद्र राव। ठीक है, ये जो नेता थे वो गरम दल से संबंधित थे। तो आप अच्छे से देखिएगा, प्री में पूछा जाता है इनमें से कौन से नेता नरम दल से संबंधित थे और इनमें से कौन से नेता जो है गरम दल से संबंधित थे। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये हमने देखा सूरत अधिवेशन को। अब देखते हैं प्रांतीय अधिवेशन। ठीक है, हमने देखा कि जो रायपुर के टाउन हॉल में जो अधिवेशन हुआ वो तृतीय प्रांतीय सम्मेलन था। तो प्रथम और द्वितीय कब हुआ था, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब प्रथम प्रांतीय अधिवेशन, प्रथम प्रांतीय अधिवेशन 1903 में हुआ था। ठीक है क्या, इसके अलावा जो द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन है, द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन है वो 1906 में। जो तीसरा प्रांतीय सम्मेलन है हमने अभी देखा 29 मार्च, ठीक है, 1907 को हुआ था। और चौथा प्रांतीय सम्मेलन जो है 1915 में हुआ। छठवां प्रांतीय सम्मेलन, ठीक, चौथा हो गया, पांचवा जो प्रांतीय सम्मेलन है वो 1916 में हुआ। और जो छठवां प्रांतीय सम्मेलन है वो 1918 में हुआ। सन क्लियर हुआ क्या? ठीक है, प्रथम प्रांतीय सम्मेलन अब कौन कौन सा कहाँ हुआ था वो देखते हैं। जो प्रथम प्रांतीय सम्मेलन है वो हुआ था नागपुर में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा साहब खापर्डे, दादा साहब खापर्डे जी। ठीक है, दूसरा प्रांतीय अधिवेशन हुआ था जबलपुर में, जबलपुर में। इसकी
इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गंगाधर गंगाधर राव। ठीक है, या अगर गंगाधर राव नहीं दिखा ऑप्शन में तो आपको खापरडे जो है वो टिक लगाना है। कहीं कहीं गंगाधर राव दिखा है और कहीं कहीं खापरडे जी जो है वो नजर आते हैं द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता में। ठीक है, अच्छा, तृतीय प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता, इसके बारे में तो हमने अब पूरा चर्चा किया अभी अभी। अध्यक्षता किसने किया था? केलकर ने। ठीक है, और कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। अच्छा, ये देखिए, ये है चौथा प्रांतीय सम्मेलन। चौथा प्रांतीय सम्मेलन जो है ये हुआ था आपका रायपुर में, सॉरी, ये हुआ था नागपुर में। ठीक है, जो चौथा प्रांतीय सम्मेलन था वो हुआ था आपका नागपुर में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विष्णुदत्त शुक्ल। विष्णुदत्त शुक्ल, विष्णुदत्त शुक्ल जी ने जो है वो चौथे प्रांतीय सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की थी। क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसमें होता क्या है देखिए, इसमें नरम दल व गरम दल जो तृतीय प्रांतीय सम्मेलन में जो है वो विभाजन हो गया था, इसमें वे एक हो गए चौथे प्रांतीय सम्मेलन में। और भूमिका किसने निभाई थी? तो ई राघवेंद्र राव ने। ई राघवेंद्र राव। क्लियर है क्या? चौथे प्रांतीय सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जिसमें जिसमें नरम दल व गरम दल की जो विचारधाराएं हैं वो एक हो गई, और इसमें भूमिका किसने निभाई? तो ई राघवेंद्र राव। ठीक है क्या? ठीक है, अब देखिए, इसमें जो है इस चौथे प्रांतीय सम्मेलन में क्या हुआ था? सीपी एवं बरार, सीपी एवं बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन समिति जो है वो गठित हुई थी। इस चौथे प्रांतीय अधिवेशन में सीपी बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन समिति का गठन हुआ था, और इसमें कार्यकारिणी के रूप में किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा, सीएम ठक्कर को। सीएम ठक्कर को कार्यकारिणी के रूप में चुना गया था। आपसे पूछा जाएगा कि चौथे प्रांतीय अधिवेशन में निर्मित सीपी बरार एवं प्रोविंशियल एसोसिएशन समिति में कार्यकारिणी के रूप में किसे चुना गया था? तो सीएम ठक्कर को चुना गया था। क्लियर है क्या? ठीक है, और इसमें नरम दल व गरम दल में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? तो ई राघवेंद्र राव ने। ठीक है, अब पांचवा प्रांतीय अधिवेशन हुआ था अमरावती में, अमरावती में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर। ठीक है, अब छठवां जो प्रांतीय अधिवेशन है ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था आपका रायपुर में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिदास ने। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने 6 प्रांतीय अधिवेशनों के बारे में बात किया कि जो पहला प्रांतीय अधिवेशन था वो 1903 में हुआ नागपुर में दादा साहब खापर्डे की अध्यक्षता में। दूसरा प्रांतीय अधिवेशन 1906 में जबलपुर में हुआ गंगाधर राव या खापर्डे की अध्यक्षता में। तीसरा प्रांतीय अधिवेशन 29 मार्च 1907 को रायपुर के टाउन हॉल में हुआ था, उसकी अध्यक्षता केलकर जी के द्वारा किया गया था। 1915 में चौथा प्रांतीय अधिवेशन होता है नागपुर में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता विष्णुदत्त शुक्ल जी करते हैं। पांचवा प्रांतीय अधिवेशन होता है 1916 में अमरावती में, इसकी अध्यक्षता हरि सिंह गौर जी करते हैं। छठवां प्रांतीय सम्मेलन 1918 में रायपुर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो हरिदास जी करते हैं। तो ये हमने प्रांतीय अधिवेशनों के बारे में बात किया, छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रांतीय अधिवेशन हुए हैं। कुछ कुछ प्रांतीय अधिवेशन और भी है, उनके बारे में हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 1907 में अगला टॉपिक है आपका तिलक जी का आगमन होता है। तिलक का आगमन,
ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ पर जो अपना पहला यात्रा किया और कहाँ आए थे, बिलासपुर में। बिलासपुर में इनका आगमन हुआ और बिलासपुर में किसके कोठरी पर ये उतरे थे, तो नागन्ना बापू, नागन्ना बापू की कोठरी पर। ठीक है क्या, तो आपसे पूछा जाएगा कि तिलक जी का आगमन कहाँ हुआ, तो बिलासपुर में हुआ और किसकी कोठरी पर उतरे थे पूछा जाएगा, तो नागन्ना बापू की। अब देखिए, तिलक जी के आगमन पर महाराष्ट्र की भांति छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से गणेश महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, जिसमें से धमतरी का जो गणेश महोत्सव है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा था। कहाँ का, धमतरी का गणेश महोत्सव, धमतरी का गणेश उत्सव। ठीक है, और ये कब मनाया गया, 1910 में। ठीक है, किसके नेतृत्व में था ये धमतरी का गणेश महोत्सव, किसके नेतृत्व में मनाया गया, तो वो थे यशवंत राव मेघावले। और किसके सभापतित्व में हुआ था, सभापतित्व, तो वो थे अब्दुल रज्जाक खान। ठीक है क्या, तो इनके सभापतित्व में गणेश महोत्सव हुआ था धमतरी में। आपसे पूछा जाएगा कि धमतरी में गणेश महोत्सव का आयोजन कब किया गया, 1910 में। किसके नेतृत्व में, यशवंत राव मेघावले। और इसके सभापतित्व कौन थे, तो अब्दुल रज्जाक खान। क्लियर है क्या, ठीक है। 1907 में ही 1907 में छत्तीसगढ़ में प्रथम छात्र हड़ताल होता है, छात्र हड़ताल। ठीक है, एक्चुअल में तिलक जी की गिरफ्तारी के विरोध में, तिलक जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो उनके गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ में प्रथम छात्र हड़ताल जो है वो चलाया गया। कहां पर, तो राजनांद गांव पर, राजनांद गांव पर। किसके नेतृत्व में, ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है, और इनके सहयोगी थे नंदलाल झा, नंदलाल झा। अच्छा, क्लियर हुआ का कि छत्तीसगढ़ में प्रथम छात्र हड़ताल कब, 1907 में। किस कारण से, तिलक जी गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, और इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल और नंदलाल झा। ठीक है, अब देखते हैं 1907-8 में आपको पता है कि हिंद केसरी पत्रिका का संपादन हुआ था। हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन। ठीक है, पत्रिका वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी फिर से बता देता हूं। इस किसके द्वारा किया गया, तो वो थे माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे जी के द्वारा हिंद केसरी पत्रिका का संपादन किया गया था। ये तिलक के केसरी पत्रिका का हिंदी रूपांतरण था। तिलक की जो केसरी पत्रिका थी वो मराठी भाषा में थी और फिर सप्रे जी ने उनको हिंदी भाषा में रूपांतरण किया। और इस हिंद केसरी पत्रिका में उन्होंने 3 लेख लिखे थे। बम गोले का रहस्य, बम गोले का रहस्य, देश की दुर्दशा, देश की दुर्दशा और ये उपाय टिकाऊ नहीं है। ये क्रांतिकारी लेख थे जो ब्रिटिश की खूब आलोचना करते थे। ये तीनों लेख के जरिए माधवराव सप्रे जी ने ब्रिटिशों की खूब आलोचना की, जिससे फिर माधवराव सप्रे जी को 21 अगस्त, ठीक है, 1908 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इनको ये कहा जाता है कि आप माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन शुरुआत में मना कर देते हैं सप्रे जी, लेकिन इनके छोटे भाई ने आत्महत्या की धमकी दी
माधवराव सप्रे जी को फिर कांपते हुए हाथ से उन्होंने हस्ताक्षर किया। 2 नवंबर 1908 को फिर इनको रिहा कर दिया जाता है, ये मैंने पहले बता दिया था। और इस माफीनामे पर हस्ताक्षर के लिए मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? तो वामन राव लाखे ने, वामन राव लाखे। ठीक है, तो इतनी बात हम पहले देख चुके थे, एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि लाइन से ये आ रहा था। तो ठीक है, अब देखिए 1909 में राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय बनी थी, सरस्वती पुस्तकालय। ठीक है, किसके द्वारा? तो ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल। और इनमें सहयोगी कौन थे? तो राजूलाल व छवि राम, राजूलाल व छवि राम जो है इनके सहयोगी थे। इस सरस्वती पुस्तकालय बनाने का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना राजनांदगांव के लोगों में। ठीक है क्या? तो हमने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय के बारे में पढ़ा, जिसके स्थापनाकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल। और सहयोगी कौन थे? तो राजूलाल और छवि राम। ठीक है, अब देखिए 1912 ईस्वी में रायपुर में, 1912 में रायपुर में कान्य कुंज सभा का आयोजन होता है। किसके द्वारा? तो रविशंकर शुक्ल के द्वारा, रविशंकर शुक्ल के द्वारा। ठीक है क्या? और इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन को प्रचारित करना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कान्य कुंज सभा का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ? रायपुर में। किसके द्वारा? रविशंकर शुक्ल के द्वारा। क्या उद्देश्य था? तो राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना, ये उसका उद्देश्य था। अब देखिए, अब देखते हैं 1913 में एक निर्वाचन क्षेत्र आपको याद रखना है, नागपुर एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पर नगर पालिका का जो है चुनाव होता है रायपुर और छत्तीसगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में। और यहाँ छत्तीसगढ़ से प्रथम सदस्य कौन होते हैं? छत्तीसगढ़ से प्रथम सदस्य इस नगर पालिका क्षेत्र में वो थे नथमल मुनीम जी। और गैर सरकारी सदस्य थे राज बहादुर जवाहर सिंह। ठीक है क्या? 1913 में नागपुर छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होता है और इसमें छत्तीसगढ़ से सदस्य के रूप में किसका निर्वाचन होता है? नथमल मुनीम जी का। ये छत्तीसगढ़ से प्रथम सदस्य थे। और गैर सरकारी सदस्य कौन थे? राज बहादुर जवाहर सिंह जी। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए 1915 में देखिए गोखले जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1915 में गोखले स्मृति कोष मनाया गया था, स्मृति कोष, ठीक है, का गठन किया गया था। और इसके सचिव के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा रविशंकर शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी को जो है सचिव मनोनीत किया गया था। ठीक है, अब देखिए 1915 में ही हम आगे बढ़े तो रायपुर में माल गुजारों का सम्मेलन हुआ था। ठीक है,
1915 में 20 जून 1915 को रायपुर में माल गुजारकों का सम्मेलन होता है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो याद रखिएगा, यादवराव देशमुख की अध्यक्षता में रायपुर में माल गुजारकों का सम्मेलन हुआ था। माल गुजार कौन होते थे? ये देखिए, किसानों से, ठीक है, लगान वसूल कर सरकार को ये लगान देते थे कौन? माल गुजार। ठीक है, माल गुजार किसको कहते थे? किसानों से लगान वसूल करके सरकार को देना माल गुजारकों का कार्य था। लेकिन अब उस समय विभिन्न परिस्थितियां थी। छत्तीसगढ़ी किसान जो है वो अकालग्रस्त होने के कारण या फसल अच्छी नहीं होने के कारण जो है वो लगान नहीं दे पाते थे। लेकिन सरकार जो है वो माल गुजारकों पर दबाव डालने लगी कि आप कैसे भी करके लगान वसूल करके लाओ। ठीक है, तो इसके लिए रायपुर में 1915 20 जून 1915 को यादवराव देशमुख के नेतृत्व में सम्मेलन होता है। और इसमें कहा जाता है कि इसमें क्या निर्णय लिया गया कि इसमें निवेदन किया गया सरकार से कि आप माल गुजारकों के हितों का संरक्षण करें, लगान की दर को कम करने का प्रयास करें। ऐसे करके मांग रखी जाती है सरकार के सामने। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, ये कहा हुआ था? रायपुर के टाउन हॉल में। अब हम लोग आगे देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। होम रूल लीग एवं छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए, होम रूल लीग आंदोलन इंडिया पे किसने नेतृत्व किया था? तिलक एवं एनी बिसेन। इनके द्वारा इंडिया में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। और ये किससे प्रभावित थे? आयरलैंड के तर्ज पर। आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के तर्ज पर पूरे भारत में होम रूल लीग चलाया गया तिलक जी और एनी बिसेंट के द्वारा। देखिए, होम रूल लीग चलाने का विचार सबसे पहले किसके पास आया था? एनी बिसेंट के पास। लेकिन चलाया किसने? तिलक जी ने। और छत्तीसगढ़ में तिलकवादी जो होम रूल लीग है आंदोलन है वो चली थी। ठीक है, तिलक जी का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बराक। ठीक है, ये कार्य क्षेत्र थे तिलक जी के। और इस कार्य क्षेत्र को छोड़ करके सभी कार्य क्षेत्र किसके अंडर में थे? तो एनी बिसेंट जी के थे। ठीक है, अब देखते हैं, मध्य प्रांत में तिलक जी ने होम रूल लीग शाखा की स्थापना की। ठीक है, मध्य प्रांत, ठीक है, होम रूल लीग शाखा की स्थापना की। किसने? तिलक जी। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में की? तो हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में मध्य प्रांत में होम रूल लीग शाखा की स्थापना की हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में तिलक जी ने। पूरे भारत में इन्होंने होम रूल लीग शाखा की स्थापना की थी, जिसमें से मध्य प्रांत में भी एक शाखा की स्थापना की हरि सिंह गौर जी की अध्यक्षता में। ठीक है, इसी से हम आगे पढ़े तो छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना होती है। होम रूल लीग की क्षेत्रीय
शाखा की स्थापना, और ये कहाँ होती है? रायपुर में। और किसके अध्यक्षता में हुआ? तो याद रखिएगा, रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, तो रविशंकर शुक्ल जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग शाखा की स्थापना हुई 1917 को। ठीक है, अब देखिए, इसी इसी क्रम में आगे बढ़े तो 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन होता है। होम रूल लीग की सम्मेलन होती है 1918 में। कहाँ हुई? रायपुर में हुई, जिसमें तिलक जी ने संबोधन किया था। तिलक का संबोधन। ठीक है, तो हमने देखा 1918 में रायपुर में होम रूल लीग का सम्मेलन होता है, जिसमें तिलक जी ने संबोधन दिया था रायपुर के होम रूल लीग शाखा के सम्मेलन में। ठीक है, अब इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर भी होम रूल लीग की शाखा का स्थापना होता है, और उसके स्थापनाकर्ता भी अलग अलग थे। जैसे कि रायपुर में, रायपुर में होम रूल लीग शाखा की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना किसने की? तो रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल जी। रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना की गई रायपुर में। छत्तीसगढ़ में भी किसके द्वारा किया गया था? रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। और रायपुर में भी किसके द्वारा किया गया? रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। और इनके सहयोगी थे मूलचंद बागड़ी, मूलचंद बागड़ी, लक्ष्मणराव उदगीकर और सप्रे जी, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे जी के द्वारा जो है सहयोग प्रदान किया गया था रायपुर में होम रूल लीग के क्षेत्रीय शाखा की स्थापना में। इसके अलावा याद रखिएगा, बिलासपुर में, बिलासपुर में भी होम रूल लीग शाखा की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना की गई, और किसके द्वारा? ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव के द्वारा। ठीक है, और इसमें सहयोगी थे गजाधर साव, गजाधर साव, मुन्नीलाल, गोविंद प्रसाद, गोविंद प्रसाद और अंबिका प्रसाद, और अंबिका प्रसाद। इनके सहयोग से रायपुर, बिलासपुर में होम रूल लीग शाखा की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना होती है। इसके अलावा दुर्ग में, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना होती है दुर्ग में। और राजनांदगांव में, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारे लाल, ठाकुर प्यारे लाल ने होम रूल लीग शाखा की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना की राजनांदगांव में। इसी के अलावा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो है 99 सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, होम रूल लीग शाखा के सक्रिय सदस्य 99 सदस्य थे छत्तीसगढ़ से, जिसमें सर्वाधिक थे बिलासपुर से। बिलासपुर से याद रखिएगा 70 सक्रिय सदस्य थे। इसी के अलावा रायपुर से 18 सदस्य और दुर्ग से 11 जो है वो सक्रिय सदस्य थे होम रूल लीग शाखा। क्लियर है क्या? तो ये हमने देखा होम रूल लीग शाखा और छत्तीसगढ़ पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। क्लियर है क्या? तो ये होम रूल लीग शाखा वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं
कांग्रेस के अधिवेशनों में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि कांग्रेस के 4 प्रकार के अधिवेशन होते थे, केंद्रीय अधिवेशन, प्रांतीय अधिवेशन, जिला में होता था और तहसील में भी होता था। तो इस तरीके से धमतरी तहसील में 2 बार अधिवेशन होता है। अगला टॉपिक है धमतरी में राजनैतिक, धमतरी तहसील में राजनैतिक सम्मेलन। ठीक है, कितने बार होता है? 2 बार। पहला बार होता है 17-18 मई 1918, ठीक है, और दूसरी बार होता है मई 1919, ठीक है। इसकी अध्यक्षता करते हैं माधवराव सप्रे जी। जो प्रथम धमतरी में राजनीतिक सम्मेलन होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं माधवराव सप्रे जी। जब दूसरी बार धमतरी में राजनीतिक सम्मेलन होता है, तब उसकी अध्यक्षता करते हैं खापरडे जी। दैट मीन्स दादा साहब खापरडे। दादा साहब खापरडे जी के द्वारा जो है वो दूसरे धमतरी में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये हमने देखा कि धमतरी में कैसे राजनीतिक सम्मेलन हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। क्लियर है क्या? इसके अलावा याद रखिएगा 1918 में दिल्ली में, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक हुआ था। ठीक है क्या? और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1918 दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। और इसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो याद रखिएगा ई रघुवेंद्र राव और सीएम ठक्कर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 1918 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे ई रघुवेंद्र राव और सीएम ठक्कर। ठीक है, क्लियर है क्या? इसके अलावा 1918 में मध्य प्रांत प्रतिनिधि मंडल का गठन हुआ था। मध्य प्रांत प्रतिनिधि मंडल का गठन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इस समय भारतीय मंत्री मॉन्टेग्यू का मध्य प्रांत में दौरा हुआ था। तो उससे मिलने के लिए मध्य प्रांत प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया था। और इस मध्य प्रांत प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ से 4 मेंबर थे। कौन कौन से मेंबर थे? देखिए, हरि सिंह गौर, ठीक है, हरि सिंह गौर, विष्णुदत्त शुक्ल शामिल थे और सीएम ठक्कर एवं खापरडे, ठीक है, दादा साहब खापरडे। तो ये 4 लोग जो है इसमें शामिल थे मध्य प्रांत प्रतिनिधि मंडल में। ठीक है, और भारतीय मंत्री मॉन्टेग्यू से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया था। तो ये 3 टॉपिक क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद देखें 1918 ईस्वी में जनेऊ कार्यक्रम होता है। जनेऊ कार्यक्रम, ठीक है, किसके द्वारा? तो सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जनेऊ कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, और इनमें सहयोगी थे
सहयोगी आपको याद रखना है, सहयोगी थे इसमें छविलाल, छविराम चौबे, घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त, और नाम याद रखिएगा ठाकुर प्यारे लाल, ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या जनेऊ कार्यक्रम में, जो सतनामी समाज के व्यक्ति थे, सतनामी समाज के व्यक्तियों को इसमें जनेऊ पहनाया गया। आपको पता होगा कि उस समय बहुत छुआछूत जो है विद्यमान थी, तो इस छुआछूत से बचने के लिए या इस छुआछूत को खत्म करने के लिए रवि सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा जनेऊ कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, जिसमें सतनामी समाज के व्यक्तियों को जनेऊ धारण जो है वो करवाया गया था, और इसमें सहयोगी थे छविराम चौबे, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर प्यारेलाल। और इसमें छविराम चौबे ने 21 दिनों का उपवास रखा था। इस छुआछूत के विरोध में छविराम चौबे ने 21 दिन का उपवास रखा था। क्लियर है क्या? और इसमें महंत नैनदास, महंत नैनदास, इन्होंने जो सतनामी समाज के व्यक्ति हैं उन्हें गौवध निषेध, मतलब कि गौवध नहीं करने के लिए, अहिंसा, अहिंसा और मदिरा, इनसे दूर रहने के लिए संबोधन किया था अपने भाषण के दौरान। तो ये हमने देखा छत्तीसगढ़ में जनेऊ कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर जब गांधी जी का द्वितीय आगमन होता है छत्तीसगढ़ में, तो उन्हें दैट मीन्स सुंदरलाल शर्मा जी को अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किन्हें जो है अपना राजनीतिक गुरु कहा? सुंदरलाल शर्मा जी को, क्योंकि गांधी जी ने छुआछूत जो आंदोलन है वो 1933 को प्रारंभ किया था, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा जी ने 1918 में ही प्रारंभ कर दिया था। इसलिए गांधी जी ने उनको अपने द्वितीय प्रवास के दौरान अपना राजनीतिक गुरु कहा था। क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट एवं छत्तीसगढ़ 1919 में आया था रोलेट एक्ट। ठीक है क्या? 1919 में रोलेट एक्ट आया। आपको पता ही होगा रोलेट एक्ट क्या था कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह मात्र से उन्हें जेल में डाल सकते थे, ये प्रावधान था रोलेट एक्ट में। इसमें भारत सहित छत्तीसगढ़ में इस एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है पुरुषोत्तम दास, रतनपुर निवासी, रतनपुर निवासी, रतनपुर निवासी पुरुषोत्तम दास ने बांध बना रहे मजदूरों को बांध न बनाने की अपील की और ये अपील मान ली गई थी। तो रतनपुर के निवासी पुरुषोत्तम दास ने बांध बनाने से मना कर दिया मजदूरों को, और मजदूरों ने उनकी बात मान ली थी। ठीक है, इसके अलावा गंगाधर गोपाल दीक्षित, ठीक है, एवं रघुनाथ मिश्र, ठीक है, इन्होंने नॉर्मल स्कूल के अध्ययन का बहिष्कार किया, तो आपसे पूछा जाएगा कि रोलेट एक्ट का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बोलेंगे कि अब पूरे भारत सहित छत्तीसगढ़ में 30 मार्च 1919 को, ठीक है, 1919 को काला दिवस मनाया गया और रतनपुर के निवासी पुरुषोत्तम द्वारा
बांध बना रहे मजदूरों को बांध न बनाने की अपील की गई और वो अपील मान ली गई। इसके अलावा गंगाधर गोपाल दीक्षित एवं रघुनाथ मिश्र ने नॉर्मल स्कूल के अध्ययन का बहिष्कार किया था। तो ये हमने पढ़ा रोलेट एक्ट के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड और छत्तीसगढ़ पर उसके क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ठीक है, इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, ये पंजाब के लोकप्रिय नेता रहते हैं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन्हें 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस गिरफ्तारी के विरोध में जो पंजाब के व्यक्ति हैं वो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उस समय धारा 144 लागू थी जिसमें सभा संबोधन करना या ऐसे विरोध प्रदर्शन करना कानूनी अपराध था। तो इसमें डायर ने, आपको पता होगा जनरल डायर ने सभा पर गोली चला दी और उसमें 379 जो लोग हैं वो मारे गए थे। ये हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है क्या? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में, अब हमें छत्तीसगढ़ से क्या याद रखना है? याद रखिएगा खंडवा में सम्मेलन होता है। खंडवा में सम्मेलन हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड की इसमें निंदा की गई और इस खंडवा के सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लिए ये हमको देखना है। छत्तीसगढ़ से भाग लिए थे ई रघुवेंद्र राव और रविशंकर शुक्ल। ठीक है, इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की कठोर निंदा की गई थी। क्लियर है क्या इतना? ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं 1920 में राजिम किसान मजदूर सभा का आयोजन। ठीक है, फरवरी 1920 में जो है फरवरी के महीने में राजिम में मेला लगता है वहां पर। तो इसको मौका पा करके अब इनको चाहिए क्या था? भीड़ चाहिए था, भीड़ वाली जनता चाहिए थी जिसको सभा को ये संबोधित करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सके। तो एक सम्मेलन हुआ फरवरी 1920 में जिसे राजिम किसान मजदूर सभा कहा जाता है और इसका अध्यक्षता किसने किया? तो विष्णुदत्त शुक्ल के द्वारा। विष्णुदत्त शुक्ल। आपसे पूछा जाएगा कि राजिम में आयोजित किसान मजदूर सभा का आयोजन की अध्यक्षता किसने की? तो विष्णुदत्त शुक्ल जी। अब इसमें सहयोगी थे सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल और माधवराव सप्रू। ये इसमें सहयोगी की भूमिका अदा किए थे। क्लियर है क्या? अब देखिए, अब देखना है हमको
खिलाफत कमेटी, खिलाफत आंदोलन एवं छत्तीसगढ़। अगला टॉपिक है हमारा खिलाफत आंदोलन एवं छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था, उस पे हम लोग नजर डालते हैं। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट बनी थी, एक थी ऑस्ट्रिया की और एक सर्बिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के ग्रुप में थे जर्मनी, तुर्की और हंगरी जैसे देश जो है वो ऑस्ट्रिया ग्रुप में शामिल थे। सर्बिया में शामिल थे इंग्लैंड, ठीक है, रूस शामिल था इसमें, अमेरिका शामिल था और फ्रांस जैसे देश जो है इस ग्रुप में शामिल थे। और इस प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो इंग्लैंड ने मुसलमानों को कहा कि अगर हम जीत गए तो जो तुर्की के सुल्तान थे, खलीफा का पद था, तुर्की में खलीफा थे, इसके प्रति सम्मानजनक व्यवहार हम करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो इंग्लैंड ने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कहा कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो तुर्की के खलीफा है उनके प्रति हम सम्मानजनक व्यवहार रखेंगे। लेकिन अब देखिए होता क्या है, इसका पराजय हो जाता है, ये पराजित हो जाता है ऑस्ट्रिया ग्रुप और ये जीत जाते हैं और सेवर्स की संधि होती है, सेवर्स की संधि होती है। और इस संधि के तहत क्या होता है कि ये जो खलीफा का पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और ये खलीफा को ये मुसलमानों के प्रमुख होते थे, खलीफा, ठीक है, खलीफा मुसलमानों के प्रमुख होते थे, जिसे सेवर्स की संधि के तहत उनको इनके पद को समाप्त कर दिया जाता है और इनमें कई अपमानजनक संधि जो है वो लागू की जाती है, जिससे भारत सहित पूरे विश्व के मुसलमानों में आक्रोश फैल जाता है और छत्तीसगढ़ में चलता है खिलाफत आंदोलन। अब छत्तीसगढ़ में क्या होता है, 17 मार्च, ठीक है, 1920 को खिलाफत कमेटी बनती है, खिलाफत कमेटी कहां पर, रायपुर में। ठीक है, रायपुर में 17 मार्च 1920 को खिलाफत कमेटी बनती है और इसी दिन सभा का आयोजन होता है जिसको संबोधित करते हैं राष्ट्रीय नेता असगर अली। ठीक है, और इसी समय रविशंकर शुक्ल सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब हम हिंदू और मुसलमान नहीं रहे बल्कि हिंदुत्ववादी बन गए हैं। ऐसे करके सभा को संबोधित करते हैं रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, और ये रायपुर में 17 मार्च 1920 को खिलाफत कमेटी स्थापित होती है और इसी दिन सभा को संबोधित करते हैं राष्ट्रीय नेता असगर अली और हिंदुओं को धन्यवाद ज्ञापन सौंपते हैं कि आपने खिलाफत कमेटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ऐसे करके। क्लियर है क्या? अब इसके अलावा बिलासपुर में भी खिलाफत कमेटी का गठन होता है, खिलाफत कमेटी का गठन होता है बिलासपुर में भी। किसके द्वारा? तो वाह से आप याद रखिएगा, वजीर खान, अकबर खान और हकीम खान के द्वारा। ठीक है, वजीर खान, अकबर खान और हकीम खान के द्वारा बिलासपुर में खिलाफत कमेटी का गठन होता है।
क्लियर है। और बिलासपुर के खपरगंज पर बैठक करते हैं और खिलाफत आंदोलन के बारे में लोगों को संबोधित करते हैं। तो ये देखे हमने खिलाफत आंदोलन को, ठीक है क्या। इसके अलावा आज का लास्ट टॉपिक है 11 मई 1920 को बिलासपुर में सम्मेलन होता है, ठीक है। मैंने कहा कि 11 मई 1920 को बिलासपुर में सम्मेलन होता है, या बिलासपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन होता है। बिलासपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखना मुंजे, शिवराम मुंजे जो है बिलासपुर में हुए राजनीतिक सम्मेलन का अध्यक्षता करते हैं, जो सम्मेलन 11 मई 1920 को हुआ। आपको पूछा जाएगा कि 11 मई 1920 को बिलासपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो शिवराम मुंजे जी ने, ठीक है। तो हमने 1920 तक के समस्त घटनाओं को देखा, राष्ट्रीय आंदोलनों की। आगे की वीडियो में हम अब आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।